इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस से पार्ट 9 में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एमएस ऑफिस के ऊपर बेस्ड 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 9। पार्ट 8 तक मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको एक आई बटन मिलेगी जिसके द्वारा आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। एमएस ऑफिस का थ्योरी वाला जो वीडियो है, मैंने 3 वीडियोस आपको अलग अलग दिए हैं। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पे आपको देखना है तो वो भी आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको सॉल्व करके आप मास्टर हो सकते हैं एमएस ऑफिस में। ये 3 वीडियोस और ये वाली वीडियोस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 100% लगभग आपका सिलेबस हो जाता है जो आपके बैंक वगैरह में पूछा जाता है यहाँ से एमएस ऑफिस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, थिसैरिस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। कि जो थिसैरिस टूल होता है एमएस वर्ड में वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर पता होगा तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए। स्पेलिंग सजेशन के लिए, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, ग्रामर ऑप्शंस के लिए, या फिर सभी के लिए। तो ये देखिए, आपके जो थिसैरिस टूल होते हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको देखने के लिए। तो यही आपका बी वाला ऑप्शन होगा। ओके, कहीं भी आप वर्ड में जाएंगे, आप कोई भी, जैसे ये आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी जैसे आ गया है आपका नया 2016, तो आपको पहले सिनोनिम लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंदर आपको थिसैरिस टूल ये ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। सारे सिनोनिम्स के आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। आगे देखते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। कि आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले का तो मुझे नहीं पता है कि पहले ये संख्या कितनी थी, शायद 45 थी ये। ठीक है, अगर आप पहले के वर्जन की बात करेंगे तो संख्या 45 थी। लेकिन अगर आप अभी अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि ये संख्या कितनी हो गई, 63। तो कॉलम्स ही नहीं, रो के लिए भी क्या है, 63 है। मतलब 63 नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा या 63 नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा एक बार में आप टेबल में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसकी मिनिमम संख्या 1 है और मैक्सिमम संख्या 63 है, रो और कॉलम दोनों की। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन कि आपको बताना क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी साइज जो कि फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल में उपस्थित रहती है। ऐसा आपसे नहीं कह रहे हैं कि सबसे छोटा आप कितना लिख सकते हैं, सबसे बड़ा कितना लिख सकते हैं, कितना वहाँ पे जैसे आपको देखते हैं ना, ऐसे बॉक्स सा बना रहता है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 12 लिखा होगा, फिर उसके बगल में ऐसे एरो सी बनी रहती है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे लिस्ट सी ओपन होती है। तो उस लिस्ट में बताना है कि सबसे छोटी साइज कौन सी है, सबसे बड़ी। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे छोटा आप 8 ऐड कर सकते हैं और सबसे बड़ा 72। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। सबसे छोटा आप 8 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ा जो साइज है वो क्या है, 72। हालांकि इससे कम और इससे ज़्यादा आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स पे क्लिक करके इसको डिलीट करके आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, 8 से छोटा, या 72 से बड़ा भी जा सकते हैं। चलिए फोर्थ देखते हैं, इन एमएस वर्ड व्हाट डज रूलर हेल्प। कि एमएस वर्ड में रूलर क्या सहायता करता है। ऑप्शंस देखिए क्या है, टू सेट टैब्स। टैब्स मैंने आपको बताया था वर्ड जब पढ़ाया था, टैब्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, रूलर जो आपका रहता है आपको यहाँ ऊपर मिलता है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है। समझ सकते हैं पटरी की तरह होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, मेजरमेंट वगैरह। तो वो आपकी क्या सहायता करता है, टू सेट टैब, टैब्स को सेट करने में मदद करता है। तो जी हाँ, मदद करता है। आपके यहाँ पे टैब्स होते हैं, जिनको टैब्स के बारे में नहीं पता वो एमएस वर्ड वाली वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया टैब्स कैसे सेट करते हैं। तो टैब्स यहाँ पे होते हैं, जो भी आप टैब लेंगे यहीं पे आप लगाते हैं रूलर की हेल्प से ही। तो ये तो आपका होता है। टू सेट इंडेंट्स, आपको इंडेंट्स भी मैंने दिखाए थे, ऐसे होते हैं आपके इंडेंट्स बने हुए, तो वो इंडेंट्स भी सेट करने में हेल्प होती है। तो जी हाँ, टू चेंज पेज मार्जिन, पेज मार्जिन को भी अगर आपको चेंज करना है तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा भी ऑप्शन सही, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड।
कि कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पेज पे हेडर और फुटर प्रिंट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करिए तो कौन से पेज पे प्रिंट होगा, ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, नन ऑफ द अबव। तो देखिए हेडर और फुटर जो भी होता है उसका काम ही यही होता है कि उसको जब आप लगा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हर एक पेज पे आपका प्रिंट होना ही होना है। आपका अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊँ कि ये आपका पेपर है A4 साइज का और आपने हेडर यहाँ पे लगा रखा है, ऊपर आपने कुछ लिख रखा है आपका नाम कुछ भी, और यहाँ पे आपने फुटर लगा रखा है जहाँ पे आपने अपनी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह लिख रखी है। तो अब एक बार आपको इसको सेट करना है, फिर आप जितने भी पेज बनाएंगे ये पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी होती रहती है, हर एक पेज में सेट नहीं करना होता है। तो क्या होगा इसका, बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या होता है, ऑन एवरी पेज। अगर आपने एक पेज बनाया तो एक पेज पे आएगा, दो पेज बनाया है तो दो पेज पे आएगा। छठा क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड, कि MS वर्ड में कौन सी की सहायता से आप नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है डाउन कर्सर की, इंटर की, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो पता होगा। केवल आप जैसे यहाँ पे आप इस लाइन को लिख रहे हैं, यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहते हैं और नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको इंटर की दबानी है। ये आपका जो कर्सर है वो नए आपके लाइन पे पहुँच जाता है और कुछ नहीं, केवल इंटर की दबाएंगे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन MS वर्ड। तो आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, ऑप्शन से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या, मैंने बताया था बोल्ड, तो बोल्ड करने का काम करता है, तो बस आपको ढूंढ लेना। इट कन्वर्ट सेलेक्ट टेक्स्ट इनटू नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, नहीं। इट एड्स अ लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, नहीं। इट मेक्स द, यहाँ पे द होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आपको सही ऑप्शन मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, की वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स का काम कौन करता है, पेरिफेरल्स, नहीं। क्लिप आर्ट, जी हाँ यही आपका सही ऑप्शन है। क्लिप आर्ट आपको पता होगा कि क्लिप आर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट नाम के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको क्लिप आर्ट भी देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने राइट हैंड साइड पे ऐसे पूरा विंडो ओपन होती है जिसमें आपके वेक्टर इमेजेस रहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लिप आर्ट में जो आपकी इमेजेस होती हैं वो आपकी वेक्टर इमेजेस होती हैं, जिनको आप क्लिक करके अपने मेन डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो ही इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत है, ये आपका आई होगा। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 1997 to 2003, कि 1997 और 2003 के बीच का जो भी वर्जन आपका MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उसमें एक्सटेंशन क्या होता है। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन मैंने क्या बताया था कि 2007 से आपका चेंज हो गया था। क्या हो गया था वो हो गया था आपका .docx, ठीक है। उससे पहले क्या यूज होता था, उसमें x नहीं यूज होता था, .doc। इसीलिए मैंने वो सारी डिटेल वहीं पे बता रखी थी। अगर यहाँ पे आएगा तो आप ढूंढ लीजिए .doc, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज्ड फॉर, कि वर्ड में अगर आप कंट्रोल के साथ W दबा देंगे तो क्या होगा, तो जब भी आप कंट्रोल के साथ W दबाते हैं तो वो आपकी विंडो को क्लोज कर देता है। देख लीजिए, ओपन द प्रिंटेड डायलॉग बॉक्स, नहीं। अपडेट द करंट वेब पेज, नहीं। क्लोज द करंट विंडो, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्पेल चेक इन MS वर्ड, कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, मैंने आपको बताया बहुत फेमस है F7। तो देख लीजिए F1, F2, F3, यहाँ पे F7 आपको मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन यही सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इन MS वर्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड कमांड यूज्ड इज। अब इसका मतलब आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको एकदम बिगिनिंग की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन अगर यहीं पे, जहाँ जैसे आपको ऑप्शन दिया होता है यहीं पे अगर आपका होता है CTRL प्लस होम, तो कई सारे लोग इसको लगा के चले आते क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसे आपका कमांड होता है जिसको आप अगर दबाते हैं तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके बिगिनिंग में पहुंचेगा, एकदम बिगिनिंग में नहीं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट की शुरुआत में नहीं, जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा उसके बिगिनिंग में पहुंचेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पे है, ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जब आप उस कमांड को दबाएंगे तो इसका नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, कमांड लिखा हुआ, तो उसके शुरुआत में यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, इन तीनों को और स्पेस को छोड़ देगा। तो कौन सी कमांड होती है वो, कंट्रोल के साथ आप कौन से डायरेक्शन मूव होंगे, राइट डायरेक्शन मूव होंगे, तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो ही प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है, शायद मैंने नहीं बताया था इसलिए यहाँ पे इसको ले लिया है। ड्रॉप कैप
कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ राम इज़ अ बॉय, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप देखते हैं सिंपली आपका सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही हेडिंग या यही लाइन आपके देखते हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में लिखे होते हैं, मैगजीन्स में, तो कैसे होता है, राम कुछ ऐसे बड़ा सा लिखा होगा और उसके बाद ये चालू होता है राम इज़ अ बॉय, या यहाँ से शुरू होगा राम इज़ अ बॉय और इसके नीचे भी और लाइनें लिखी होती हैं। तो ये जो पहला आपका अक्षर होता है पैराग्राफ का, जो बड़ा कर दिया जाता है, इसी को नाम दिया गया है ड्रॉप कैप का। ठीक है, तो ड्रॉप कैप का मतलब जैसे न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में जो पहला अक्षर होता है काफ़ी बड़ा लिखा होता है, किसी भी आर्टिकल का जो पहला लेटर होता है, हर एक पैराग्राफ का नहीं, अगर आपका कोई आर्टिकल है तो उसका जो पहला लेटर होगा जहां से कंटेंट शुरू होता है, वो जो बहुत बड़ा सा लिखा होता है वही होता है आपका ड्रॉप कैप। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। जैसे यहाँ पे अगर मैं आर को ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लाइनें ये होती हैं, और 3 लाइन आप समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कितनी लाइनें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या कितनी लाइनें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती हैं ड्रॉप कैप में, तो वो होता, उसका नंबर होता है 3, कि यहाँ पे आपको 3 लाइनें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम आप कितना बड़ा ड्रॉप कैप यहाँ पे लगा सकते हैं, कितनी लाइंस का, तो वो नंबर होता है 10। ठीक है, तो ये नंबर होता है 10, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है माइक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज आर, तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, फिर ऑप्शंस में से तो आप छांट सकते हैं, बहुत आसान होगा। तो माइक्रोज समझ लीजिए एक तरह का काम है जिसको आप रिपीटेडली करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये जैसे स्लाइड शो बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बार फॉर्मेटिंग कर दी, टेक्स्ट बता दिया कि हेडिंग का ऐसे होना है, उसके नीचे का जो कंटेंट है वो उसकी साइज इतनी होनी है, उसका टेक्स्ट ये होना है, कलर ये होना है। अब मैंने एक जगह अगर ये काम कर दिया है और वही काम मुझे बार बार करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं हर बार जाके काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसका एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लूंगा। तो वो माइक्रो जो रिकॉर्ड करूंगा, फिर मुझे जहां भी लिखना मैं सिंपल अपना वर्ड में लिखता जाऊंगा, मुझे इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं होगी कि उसका फॉन्ट कौन सा है। बस आखिरी में कर क्या देना है, बस मुझे वो माइक्रो दबा देना है, उस माइक्रो के दबाते ही सब कुछ फिर से अपने वही जो मैंने सेलेक्ट किया था फॉन्ट कलर सब कुछ वैसे ही हो जाता है। सिर्फ एक यही फॉन्ट चेंज करने का काम नहीं होता, जो भी काम आप वर्ड में रिपीटेडली करना चाहते हैं कि बार बार आपको रिपीट करना है, तो उसके लिए आप कोई माइक्रो बना सकते हैं। माइक्रो को आप समझ सकते हैं एक तरह की शॉर्टकट की है। ठीक है, आपको शॉर्टकट की जैसे मिलती है कि आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C बस हर बार दबाइए तो कॉपी वाली कमांड आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो कुछ उसी तरह का आपको माइक्रो का भी काम होता है कि आप उस एक काम को आप बता देते हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अगर मैंने ये माइक्रो रिकॉर्ड किया है कि फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो 3 चीज़ें वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वो भी वही काम फिर से कर देता है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। ठीक है, यही इसका सही ऑप्शन होगा कि रिपीटेटिव जो टास्क होता है उसको करने के लिए जो छोटा सा प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं वही आपके माइक्रोस कहलाते हैं। फिर बात करते हैं प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, कि अगर आप F8 की को 3 बार अगर दबा देते हैं तो उससे क्या सेलेक्ट होता है, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड या फिर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। तो अगर आप F8 की को 3 बार दबाते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सेलेक्ट होता है, यही आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं फिर से। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार लोग पता नहीं होता है गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है। तो गटर मार्जिन का मैं मतलब आपको बता दूंगा तो आपको ऑप्शन में से छांटना आसान हो जाएगा। मतलब अगर आपको पता है कि गटर मार्जिन क्या है तो आपको केवल ऑप्शन में देखना होगा कि वो बात कहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑप्शन को देख करके उसको बता पाएंगे कि गटर मार्जिन ये हो सकता है। देखिए जैसे आपके पास बुक होती है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए बुक है, ठीक, तो बुक में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि जितना आपका मार्जिन इधर से छुटा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से उतना ही राइट से छुटेगा, उतना ही ऊपर से उतना ही नीचे से, क्योंकि जो भी हमारी बुक्स होती हैं हिंदी की, इंग्लिश की, वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड से वहाँ पे या तो स्टेपल होता है या तो उन्हें सिला जाता है या कुछ ना कुछ वहाँ पे होता है। तो वो जो मार्जिन आपका छोड़ा जाता है इस काम के लिए उसे कहा जाता है आपका गटर मार्जिन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज गटर मार्जिन तो आप कहेंगे वो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन जो छोड़ा जाता है इस काम के लिए, ताकि यहाँ से बुक को बांधा जा सके, बाइंड किया जा सके या फिर इसको स्टेपल किया जा सके। तो अब आप ऑप्शंस में से देख लीजिए, अब आपको गटर मार्जिन पता है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, लेफ्ट मार्जिन केवल लेफ्ट में, मार्जिन छोड़ने को गटर मार्जिन नहीं कहेंगे। मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट, राइट में तो छोड़ा ही नहीं जाएगा,
मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये बात एकदम सही है कि आप जिस तरफ से बाइंडिंग कर रहे हैं लेफ्ट से राइट से, उस तरफ आप मार्जिन को छोड़ दीजिए। जनरली अगर हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो हमारा जो मार्जिन छोड़ा जाता है बाइंडिंग के लिए वो हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेकिन अगर आपके पास उर्दू की बुक है तो वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से यहाँ पे मार्जिन छोड़ना होता है, क्योंकि वो बुक आपकी राइट टू लेफ्ट पढ़े जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। कि आप किसी भी एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम फॉन्ट साइज कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन अगर आपका लिख के आता क्या 72, तो ज़्यादातर लोग सेलेक्ट कर देते हैं 72। ध्यान रखिएगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको लिस्ट मिलती है उसका सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है। ठीक है, मतलब जब आप क्लिक करेंगे फॉन्ट वाले पे तो जो लिस्ट आपको केवल मिलती है उसमें 72 सबसे लास्ट में लिखा रहता है, तो उसका ये मैक्सिमम साइज है। इससे बड़ा भी फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको इस बॉक्स में उसका साइज लिखना होगा, तो वही आपको बताना क्या है कि सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा साइज ध्यान रखिए, सबसे बड़ा साइज होता है आपका 1638। 1638 से ज़्यादा बड़ा साइज ये आपका नहीं लेता है। ठीक है, हालांकि 1638 में भी आपको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा साइज एक्सेप्टेबल होता है वो क्या होता है 1638। आगे बात करते हैं, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम। आप नेक्स्ट कॉलम में कैसे जंप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉलम की बात की गई है तो कैसे कर सकते हैं, प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो बाय क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। कि आपको नेक्स्ट कॉलम में अगर जंप करना है तो आप कैसे जाएंगे, तो देखिए बाय क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। ये तो आपको सही है कि आपके पास अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे टेबल बनी हुई है, आप एक्सेल में भी हैं कहीं भी हैं, आपके पास ऐसे कॉलम्स बने हुए, यहाँ पे कर्सर है, मैं यहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे होने लगेगा, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे होने लगेगा। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, बाय क्लिकिंग द विथ योर माउस। ठीक है, फिर यहाँ पे करें बोथ ऑफ द एबव। अब हमको ये नहीं पता कि अल्ट प्लस डाउन एरो अगर दबाएंगे तो क्या ये जाता है कि नहीं। इस ऑप्शन को लेके आपको थोड़ा भ्रम हो सकता है, तो हो सकता है आप दूसरा वाला ऑप्शन मार के चले आए सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो पता है कि ये तो सही है ही, पहला वाला नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो सकता है। अगर आप अल्ट दबाते हैं और डाउन एरो दबाते हैं तब पर भी आपका ये जो अगले कॉलम में मूव होता रहता है कर्सर, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है सही है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा सही, बोथ ऑफ द एबव, ऊपर लिखे दोनों। आगे देखते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। आप इस स्लाइड शो को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बताया था प्रेस एस्केप। एस्केप की को आप दबाइए, तुरंत आपका स्लाइड शो जहां पर भी है वो आपका स्टॉप होके बाहर आ जाता है। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा होता है आपको पता है क्या, MS एक्सेल। ढूंढिए, टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर देखते हैं, Ctrl+M इन पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर। कि Ctrl+M से पावर पॉइंट में क्या किया जाता है, मैंने बताया था क्या किया जाता है, किसी भी नई स्लाइड को बनाया जाता है। तो क्रिएट न्यू स्लाइड, ये क्या होगा ऑप्शन सही होगा। कंट्रोल, ध्यान रखिएगा स्लाइड बोला है, प्रेजेंटेशन नहीं बोला है, ना तो डॉक्यूमेंट बोला है, क्या बोला स्लाइड। आप प्रेजेंटेशन खोलेंगे, पूरा का पूरा आपका प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगी विंडो जहाँ पे स्लाइड्स लगी होंगी। ये आपने एक स्लाइड बनाई है, बाय डिफॉल्ट मिलेगी। Ctrl+M बनाएंगे तो एक स्लाइड और यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगी नीचे, प्रेजेंटेशन नहीं बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो आपको पता होना चाहिए F12 के द्वारा होता क्या है। F12 के द्वारा क्या होता है, सेव एज। मैंने बताया था आपको कि सेव एज का जो काम होता है F12 के द्वारा होता है। तो देख लीजिए, सेव एज डायलॉग्स बॉक्स विल ओपन, यही सही होगा। आगे चेक करने की जरूरत क्या है, आपको सही ऑप्शन मिल गया, बस टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर देखते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ। कि यहाँ पे किसके द्वारा एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज स्टार्ट्स होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका स्लैश है, इसके द्वारा ये स्टार है, डॉलर है, ये सारे गलत हैं। कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना होगा तो पहले इक्वल का साइन हम लगाते हैं। ऐसे जैसे मुझे सम करना है तो पहले इक्वल का साइन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा SUM, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगूंगा। तो मतलब क्या, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो आगे पहले इक्वल का साइन हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इन नहीं इज इंडिकेटेड बाय। किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है एक्टिव सेल। तो देख लीजिए, अ डॉटेड बॉर्डर तो नहीं, अ डार्क वाइट बॉर्डर तो जी हाँ, अ डार्क वाइट बॉर्डर से ही एक्टिव सेल सेलेक्ट की जाती है। एक्टिव सेल के बारे में मैंने बताया है एक्सेल वाली वीडियो में कि जिस सेल पे आप काम करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, एक्टिव सेल कहलाती है। और जो इसका बॉर्डर होता है डार्क सा जिस पे आप क्लिक करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल पॉइंटर भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं,
हाउ वी कैन रिव्यू अ सेल कमेंट। सेल कमेंट को हम कैसे व्यू कर सकते हैं। सेल कमेंट पहले चीज़ क्या होती है ये आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये एक्सेल की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल से आप समझ सकते हैं क्या है, एक्सेल की बात है। मान लीजिए आपका सेल है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ABCD कुछ भी लिखा हुआ है, और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे किसी और को इसको देना है डॉक्यूमेंट को, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहूँगा, तो इस पर मैं ऐड करता हूँ सेल कमेंट। कैसे ऐड करना होगा, राइट क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस भी आपके सेल पे सेल कमेंट ऐड होता है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा कॉर्नर ये जो रहता है ये आपका बना रहता है, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, ग्रीन हो सकता है आपका, तो ऐसे ये बना रहेगा। तो जैसे ही आप कर्सर को इस पे ले जाएंगे कर्सर को, तो ये जो आपका सेल कमेंट होगा जिसमें आपने लिख रखा होगा कि ये ABCD का मतलब क्या है, या ABCD को आप क्या समझिएगा क्या नहीं समझिएगा, वो आपका पूरा कमेंट यहाँ पे ऐसे ओपन होके आ जाता है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सेल कमेंट को आप कैसे व्यू कर सकते हैं, बस इस पोजीशन पे आपको माउस को ले जाना है, दबाने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू मेन्यू, क्लिक द एडिट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक द डिस्प्ले कमांड ऑन द विंडो मेन्यू। कुछ नहीं, केवल आपको जो भी आपका सेल है उसके ऊपर आप इसको ले जाइए, यही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं। द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डेटा कीड इन अ न्यू वर्कबुक इज, कि आप अगर नई वर्कबुक ऐड करते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा की क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसके शॉर्टकट भी बताए थे कि यहाँ पे हम देखते थे ऐसे बॉक्स सा बना होता है, तो उसमें नंबर लिखा रह सकता है, करेंसी लिखा रह सकता है, डेट टाइम। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा नहीं, नॉर्मल, जी हाँ नॉर्मल आपका होता है, यही आपका सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। इफ़ यू प्रेस, यहाँ पे देखिए खालिस्तान है, द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, कि अगर आप यहाँ पे वो बटन दबाएंगे तो जो सेल होगी वो आपने जो भी उस सेल में टाइप किया उसको कंटेंट के तौर पे ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो बताइए क्या आप यहाँ पे दबाएंगे, टैब, कंट्रोल प्लस इंटर, या फिर अल्ट प्लस इंटर, बताइए क्या दबाएंगे। तो सिंपली आप अगर केवल इंटर दबाते हैं, जैसे आपने सेल में कुछ भी लिखा, ABCD कुछ भी आपने लिखा, इंटर दबाया, ये इसी में आपका सेव हो गया, ठीक है। एक्सेल ने एक्सेप्ट कर लिया इसे डेटा के तौर पे या कंटेंट के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ वैल्यू यूज्ड इन फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ, कि ऐसी वैल्यू फॉर्मूला में जो चेंज नहीं हो सकती उसे क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ भी वही कहा जाता है, एक्सेल में भी। फिर आगे देखते हैं। The cell reference for a range of cells that starts in a cell C1 and goes over to the column H and down to row 10। कह रहे हैं कि आपको सेल रेफरेंस कैसे देंगे आप, अगर आपकी कोई सेल जो C1 से स्टार्ट होती है और H नंबर तक जाती है और 10वीं रो तक आपकी काम करती है, तो उसके लिए आप सेल रेफरेंस आप कैसे देंगे। तो कैसे देंगे आप सेल रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको देखना है सेल रेफरेंस हम देते कैसे हैं, आपको बता देता हूं, तो आप ऑप्शन आसानी से छांट सकते हैं। जैसे मुझे A1 से लेकर के D1 तक जाना है, ठीक है। तो A1 से लेकर के अगर D1 तक मुझे जाना है, तो आप सबको पता होगा, पहले ही बताया था कि आपको अगर एड्रेस लिखना है तो सबसे पहले कॉलम नेम आपका लिखा जाएगा A, उसके बाद रो नेम A1, ठीक है, A1 लिखा, फिर आपको यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, जहां तक जाना है, कहाँ तक, D1 तक जाना है तो पहले D लिखेंगे, उसके बाद कौन से रो तक जाना है, 1 तक जाना है तो ये 1 लिखा। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो ये पूरी की पूरी रो होगी ये पूरी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है, कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज आपने सेलेक्ट की है। यहीं पे आप D10 करेंगे तो A1 से लेकर के D वाली ये पूरी 10 तक आपकी रो ये सेलेक्ट कर लेगा। तो इसका यही आपका फॉर्मेट होता है, पहले कॉलम नेम, उसके बाद रो नेम, फिर सेमीकॉलन नहीं, कॉलन है, फिर ये आपका कॉलम नेम, और उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे क्या रो नेम ये आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C1 और ये 10H ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले देखिए रो का नंबर आ गया है, फिर यहाँ पे C1 H10, तो देखिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए C यहाँ पे डैश लगा हुआ ये भी गलत है, यहाँ पे C1 H, फिर यहाँ पे देखिए दो जगह पे कॉलन लगा, ये भी क्या है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट्स टू HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग, कि आप एक्सेल की जो वर्कशीट है एग्जिस्टिंग
और जो भी चार्ट वगैरह उन सबको HTML डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म आप सबको मेरे ख्याल से पता ही होगी क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है HTML की। तो HTML डॉक्यूमेंट में कैसे चूज कर सकते हैं, क्या लिखा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, इंटरनेट विजार्ड, इंपोर्ट विजार्ड, एक्सपोर्ट विजार्ड। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ये आपका एक विजार्ड होता है जिसकी हेल्प से आप ये कन्वर्जन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं एक्सेल में, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो, कि कौन से फंक्शन की हेल्प से हम अगर कोई भी यहाँ पे डेटा रो में लिखा हुआ है तो उसे हम कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर कॉलम में लिखा हुआ है तो रो में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उस फंक्शन का नाम होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है कि रो वाले वैल्यू को कॉलम में दिखाया, कॉलम वाले को रो में। ठीक है, बाकी सब आपके गलत हैं, हाइपरलिंक वगैरह सब गलत ऑप्शंस हैं। आगे देखते हैं, हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, कि एक्सेल में हम पेज बॉर्डर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है। पहली बात आप समझ सकते हैं सीधा कि एक्सेल में पेज बॉर्डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पेज बॉर्डर कहाँ पे होता है, आपका वर्ड में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पेज बॉर्डर सेट होता है, एक्सेल में सेट नहीं होता है। कुछ लोग होंगे फ्रॉम एडिट मेन्यू पे क्लिक करके चले आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, यही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं वी लुकअप फंक्शन यूज टू। वी लुकअप फंक्शन किस लिए यूज किया जाए, एक तरह का ये फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेल में, और कई बार ये आपके 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा वेटेज दिया और आपके लिए लेके आया हूँ। तो वी लुकअप का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यही आपका सही होगा। फिर आगे देखते हैं, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाई, आप किसी भी सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा था अभी कि आप किसी भी सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, बाय प्रेसिंग टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आपकी एक्सेल में अगर कोई भी आपकी सेल होती है, तो जैसे आप यहाँ पे हैं, इस वाली सेल पे हैं, ए वाली सेल पे हैं, ये बी वाली सेल है, इस पे अगर आपको जाना है तो कैसे जा सकते हैं, टैब प्रेस करिए तो पहुँच जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, जी हाँ पहुँच जाएंगे। इस सेल पे जाके सीधे क्लिक कर दीजिए बी वाली पे तो भी पहुंच जाएंगे, प्रेस कर दीजिए एरो बटन को तो भी पहुंच जाएंगे। मतलब तीनों तरीके सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हाउ डू यू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम, कि आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में आपको मिलते हैं ना ऐसे रो कॉलम, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ रोज आपके सामने यहाँ पे रहती हैं, 1 2 3 में नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ABCD में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, मुझे पूरा का पूरा बी कॉलम ही सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा बताइए। तो अगर आपको पता है तभी आप यहाँ से कर भी सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर जहाँ पे जैसे बी वाला सेलेक्ट करना है तो आपको बी पे आके क्लिक करना होगा। बी पे आके मतलब यहाँ पे कॉलम हेडर पे आके क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा एक कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे जितना लंबा उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप माउस से करेंगे तो एक सिलेक्टेड तक ही आप कर सकते हैं सेलेक्ट, लेकिन अगर बी पे क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एडिट सेलेक्ट, फिर उसके बाद कॉलम फ्रॉम द मेन्यू, ये आपका गलत है। क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर, तो यही आपका सही ऑप्शन है कि कॉलम हेडिंग का जो भी लेटर है, या कई बार कॉलम हेडर कहते हैं, उसको आप क्लिक कर दीजिए और आपका पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा रहेगा, तो इस 2 पे आके आप क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो, कि पावर पॉइंट शो में आपकी कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐड की जा सकती है, .gif, .jpg, .wav, वेब भी कहते हैं। तो कौन सी फाइल फॉर्मेट आपकी ऐड की जाती है, एक्सेप्ट हो सकती है, तो सारी की सारी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी ऐड कर सकते हैं। ये आपके दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके फॉर्म हैं पिक्चर के, इन दोनों में आप पिक्चर ऐड करते हैं इस फॉर्म में। WAV आपकी फॉर्म है, ऑडियो की फॉर्म होती है ये। ठीक है, तो आप ऑडियो या वीडियो के द्वारा आप सारी चीज़ें यहाँ पे, आपको पता होगा कि पावर पॉइंट में हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो की जो भी आपसे फॉर्म आएगी सारी की सारी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स,
इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, कि जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं किसी भी स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो आपके एनिमेशन लगते हैं पूरे के पूरे स्लाइड्स पे ही लगते हैं, जैसे स्लाइड पूरी प्रभावित होती है। जैसे आपकी एक स्लाइड है ये, और यहाँ पे आपने एनिमेशन लगाया तो क्या होता है कि अगर आपने जैसे एनिमेशन लगा दिया तो क्या होता है कि स्लाइड आपकी जैसे गोल गोल घूमते हुए आके ऐसे आपकी खुलती है, या कभी कभी जैसे दरवाजे की तरह खुलती है, तो ये आपकी पूरी स्लाइड के ऊपर लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, ना तो इफेक्ट्स, ना तो कस्टम एनिमेशन, ना तो एनोटेशन, क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब होगा पूरी की पूरी स्लाइड पे लगेगी, उसके अंदर के कंटेंट पे नहीं, बल्कि ये स्लाइड कैसे ओपन होगी ये डिसाइड करता है। आगे देखते हैं, यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाई, कि आप किसी भी एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, कोई भी चार्ट है आपका, बार चार्ट, पाई चार्ट, उसके ऑब्जेक्ट को आप कैसे एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये पाई चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपने सर्टेन वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रखी हैं, 60% है ये आपका, 70% ऐसे दिखा रखा है। इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो देखिए इसको करने के तरीके क्या होते हैं कि इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्सेल वाला चार्ट ओपन होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं, या फिर यहीं पे जाके आप राइट क्लिक करिए और एडिट पे क्लिक कर दीजिए तो भी आपका क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। देखिए क्या है, डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये सही है। क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका क्या होगा, क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, तो केवल यहाँ पे एडिट क्लिक कर देने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्लिकिंग यहाँ पे एडिट तो आएगा नहीं, तो आपका क्या होगा, गलत। फिर क्या है, राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका ये ऑप्शन मिलेगा। केवल यहाँ पे आप आएंगे तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं जिससे आप एडिट कर सकते हैं, जब तक आप यहाँ पे आके राइट क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे फिर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला और सी वाला, और इसी तरह आप देखेंगे ए एंड सी बोथ, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार आप जब भी क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, तो देखिएगा कि अगर सबसे लास्ट में इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कहीं पे लिखा होगा ए एंड सी या बी एंड सी, या इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, तब तो आप सबको चेक करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, या लिखा होगा ऑल ऑफ द एबव, ऐसे अगर लिखा होगा तब तो आप सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन नहीं है, फिर आपको जो आंसर सही मिला, अगर मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता, मान लीजिए ए एंड सी बोथ, यहाँ पे चौथा कोई और ऑप्शन होता, ठीक है, तो मुझे अगर ए वाला ऑप्शन सही मिल गया तो मैं केवल इसी को टिक करूंगा, आगे तीनों पढ़ने का भी अब मैं यहाँ पे झंझट मोल नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ नीचे इस तरह के भी ऑप्शन है कि एक या दो से अधिक आपके सही हो सकते हैं, पूरे ही सही हो सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे ऑप्शन को पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, विच PowerPoint फीचर अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली, कि किसके द्वारा PowerPoint में आप सिंपल प्रेजेंटेशन बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उसका नाम क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड आपका होता है, जिस पे क्लिक करके आप बहुत आसानी से सिंपली सारे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेन्यू, कि स्लाइड शॉर्टर जो है वो कौन सी मेन्यू के द्वारा आपका यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। तो स्लाइड शॉर्टर क्या होता है कि जब आप देखते हैं व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो जैसे आपका वर्ड में होता है अलग अलग तरह के व्यू होते हैं, एक होता है आपका प्रिंट लेआउट होता है, एक आपका वेब पेज लेआउट होता है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन में जब आते हैं तो आपका एक होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपने मान लीजिए 4 स्लाइड बनाई हैं, तो चारों स्लाइड ऐसे छोटी छोटी होकर 4 स्लाइड ऐसे एक ही जगह पे आपको दिख जाएंगी, और होंगी तो सारी ऐसे नीचे लगी होती हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू कहाँ से आपका लिया जाता है, व्यू ऑप्शन से लिया जाता है। तो व्यू टैब पे आप क्लिक करेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने इसकी कार्यविधि बता दिया है कि स्लाइड शॉर्टर का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल, आपको प्री फॉर्मेटेड स्टाइल अगर क्रिएट करनी है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट आपको स्टाइल मिलता है। क्या होता है डिफ़ॉल्ट, कि ऊपर यहाँ पे आपका हेडिंग का टैब होता है और उसके नीचे ऐसे कंटेंट का टैब मिलता है PowerPoint में। ठीक है, तो यहाँ पे बात PowerPoint की जा रही है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन से देख के पता चलता है कि PowerPoint की बात है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई और फॉर्मेट चाहिए हो, जैसे अगर मुझे चाहिए हो कि सबसे ऊपर ऐसे आपका ये हो, यहाँ पे हेडिंग सबसे ऊपर, और उसके बाद आपके ऐसे 2 कॉलम्स हों, अलग अलग बॉक्स से ऐसे बने हों, तो या तो मैं इसको खुद से क्रिएट करूं, ठीक है, या तो मैं खुद से बनाऊं इस तरह का आपका फॉर्मेटिंग, या फिर ये आपके बने बनाए भी आते हैं, तो वो मैं कहां से सेलेक्ट कर सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए कहां से। स्लाइड लेआउट नाम का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके हम देख सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के आपको लेआउट मिल जाते हैं, जिसपे क्लिक करके आप अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन के ये स्लाइड्स बना सकते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द
लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप लेफ्ट माउस की को प्रेस करते हैं, आपका माउस होता है मान लीजिए ऐसे चौकोर सा तो नहीं होता है, डिजाइन आप बना सकते हैं। आपकी यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, इधर आपकी क्या होती है, इसे लेफ्ट क्लिक कहते हैं, उसे राइट क्लिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हैं और माउस को इधर उधर मूव करते हैं स्लाइड में, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, मूविंग कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं, या फिर हाईलाइटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्रैगिंग, ठीक है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ड्रैगिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। कि स्लाइड्स में कस्टम टाइमिंग आपको अगर यूज़ करनी है तो कौन से ऑप्शन की हेल्प से होता है। तो अगर आप एनिमेशन टैब में जाएंगे तो एनिमेशन टैब में ही आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटो मोड मिलता है, जिसमें आपका टाइम लिखा होता है। आपने अगर टाइम सेट कर दिया 30 सेकंड का, तो वो हर 30 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड मूव होती रहेगी, हर एक स्लाइड के लिए आपका टाइम होता है, ठीक है। लेकिन इसे आप एडजस्ट कैसे करते हैं, तो इसे आप एडजस्ट कैसे करते हैं, तो वो होता है आपका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, रिहर्सल आपका जो ऑप्शन है, मतलब रिहर्स करते हैं आप पहले खुद ही बोल के देखते हैं कि हर एक स्लाइड में आपको कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद ही आप इस टाइम को आसानी से सेट कर लेते हैं। कि कंप्यूटर में आप अगर रिहर्सल यहाँ पे चलाते हैं, उस मोड में चलाते हैं, तो आपका जो कस्टम टाइमिंग्स हैं वो अपने आप ही उसी तरीके से सेट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। कि रेडीमेड जो आपकी स्टाइल्स होती हैं वो उन्हें कहा क्या जाता है, अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटो स्टाइल नहीं, विजार्ड नहीं, टेम्पलेट्स कहा जाता है उन्हें। यहाँ पे क्या, हर जगह पे कहीं पर भी आपको, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी आप टेम्पलेट्स यूज करते हैं, तो पहले से ही बने होते हैं वहाँ पे सारे सेक्शंस क्या क्या हैं, आपको खुद से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेम्पलेट्स क्या है, रेडीमेड स्टाइल्स होती हैं, सब कुछ उसमें फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट टेक्स्ट, पिक्चर और ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड। कि जो आपका बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि जैसे आपका ये बॉक्स है, यहाँ पे आपने कोई पिक्चर लगाई हुई है, तो आप जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये आपका बॉक्स भी आपका आता है। तो वो जो बताता है कि उस बॉक्स ने उस पिक्चर को कंटेन कर रखा है, वो क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट कहलाएगा नहीं, प्लेस होल्डर कहते हैं उसे, ध्यान रखिएगा, प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी पिक्चर ही, कोई टेक्स्ट भी होता है तो उसके लिए भी प्लेस होल्डर का ही यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज अ ट्रिगर इन कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के बिहाफ में अगर देखें तो ट्रिगर शब्द का यूज क्यों किया जाता है, या होता क्या है वो। तो ट्रिगर का मतलब, जैसे ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जिसको करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, तो उसे ही हम ट्रिगर कहते हैं। जैसे आपके गन वगैरह में होता है ट्रिगर, या फिर हम अगर कोई जाल बिछाते हैं तो वहाँ भी हम ट्रिगर लगाते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ होगा तो कुछ और एक्शन परफॉर्म होगा। तो वही काम एनिमेशन में भी होता है ट्रिगर का, कि अगर आप ट्रिगर पे दबाते हैं या बटन को क्लिक करते हैं तो जो भी एनिमेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रिगर। तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इंसर्टेड इन द प्रेजेंटेशन, नहीं। एन एक्शन बटन दैट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्लाइड, नहीं। द नेम ऑफ अ मोशन पाथ, नहीं। एन आइटम ऑन अ स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, यही आपका सही होगा, ठीक है। कि जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रिगर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। When you open a presentation, which tab is not available on the left panel? कि जब आप किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको क्या नहीं मिलता है। जैसे आप ओपन करते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो विंडो मिलती है वहाँ पे आपको क्या क्या नहीं मिलता है। स्लाइड्स तो मिलती हैं, यहाँ पे लगी होती हैं स्लाइड्स आपको मिलती हैं। आउटलाइन मिलती है, यहाँ पे ऊपर आपका होता है स्लाइड्स का ऑप्शन और इसी के बगल आउटलाइन का ऑप्शन होता है। नोट्स आपके कहाँ होते हैं, तो कोई भी, जैसे यहाँ पे आपने स्लाइड ऐसे ओपन की हुई है यहाँ पे, तो नोट्स आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड में नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। जैसा कि मैंने कहा था ऑल ऑफ द अबव और अवेलेबल वाला ऑप्शन था, तो एक एक आपको चेक करना होगा, तो नीचे तक हमको चेक ही करना पड़ा था, तो ये आपका सी और ऑप्शन सही होगा। ये आपका कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, अगर आप किसी भी एक्सेल की सीट पर राइट क्लिक करते हैं कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है, डिलीट द ऑब्जेक्ट, नहीं। नथिंग द राइट माउस बटन इज देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल, ये तो आपका एकदम नॉनसेंस वाला यहाँ पे जवाब है। ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, यही आपका सही ऑप्शन होगा। कि अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे सामने भी ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं,
ठीक है। ऐसे एक्सेल में भी आप क्लिक करते हैं, कहीं भी राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे शॉर्टकट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन अ ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग, कि आप किसी भी वर्कशीट में डेटा को ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे? ऑटो फॉर्मेटिंग के जरिए, अप्लाइंग स्टाइल्स, चेंजिंग फॉन्ट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये वाला जो 49th क्वेश्चन है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, किसके जरिए आप इजीली यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड मैनर में लगा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाइज सेल विद इन अ वर्कशीट विथ अ सेल नेम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विथ अ वर्कशीट विथ अ सेल नेम। तो किसके द्वारा वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेल को। अगर यहाँ पे मैंने सेल, यहाँ पे ये आपकी सेल है, इस पर मैंने क्लिक किया हो तो एक्सेल को कैसे पता चलता है कौन सी सेल है। तो क्या लिखा है, सेल नेम्स। तो सेल का कोई नेम नहीं होता है, कॉलम नंबर एंड रो लेटर्स। तो देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे सही मार्क कर सकते हैं, लेकिन देखिए कॉलम के साथ नंबर नहीं होता है, कॉलम के साथ क्या होता है, लेटर होता है, और रो के साथ क्या होता है, नंबर होता है, रो के साथ लेटर नहीं होता। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स, यही आपका सही ऑप्शन होगा। आप देखते हैं जैसे भी आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका लिख के आ जाता है उसका एड्रेस, A9 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। पहले आपका क्या होगा, कॉलम नेम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, रो का नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेल को। तो ये तो थे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करा सकूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे तो आपके लिए डिस्कस करना थोड़ा बनता था मुझे भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, और जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए। ध्यान में रखिए कंप्यूटर की तैयारी आपको साथ साथ में करते चलनी होगी, क्योंकि इसके जो 20 नंबर या 25 नंबर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पूरे के पूरे निकाल लेने हैं, उसमें कोई भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें भी आपने 1-2 नंबर छोड़ दिए फिर तो कैसे पास करेंगे आप सोचिए। ये जो फ्री के नंबर आपको मिल रहे हैं आसानी के साथ, इसको भी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो क्या होगा। आपको पता है ना कि 1 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। जिनका रुका होगा उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो वो 1 नंबर कैसे होता है कि आप कंप्यूटर को छोड़ेंगे कि अरे छोड़ो इसको तो बहुत आसानी से कर लेंगे, तो वो तो हो जाएगा। मैं कहता हूँ 20 में से 19 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन जो 1 छोड़ दिया वही आपका जान का दुश्मन बना है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। तो जो आपको पता है कि यहाँ से आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसे आप करते क्यों नहीं है। इसमें बिल्कुल भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप पूरे क्वेश्चन 100% निकाल सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।